हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के शियर स्ट्रेस एंड बीम वाले टॉपिक से रिलेटेड है। इन तीनों टॉपिक को हम शॉर्ट कंसेप्ट के थ्रू कवर करेंगे। और इन तीनों टॉपिक्स पर जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डायग्रामेटिकली ही पूछे जाते हैं। उसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम आज का टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ शियर सेंटर। तीसरा है कंसेप्ट ऑफ शियर स्पैन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन जब हमने पढ़ा होगा कभी शियर स्ट्रेस इन बीम, तो इतना पढ़ा था कि डेप्थ के साथ पैराबोलिक होता है। ठीक है सर। पहले तो ये 4 पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए किसी भी शियर स्ट्रेस इन बीम के डायग्राम को बनाते हुए। फर्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस विद द डेप्थ इज ऑलवेज पैराबोलिक। हमेशा पैराबोलिक रहेगा। दूसरा, द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस विद द विड्थ सडनली इंक्रीज और डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब जब भी विड्थ के अलोंग शियर स्ट्रेस चेक करा जाएगा, तो हमेशा या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कब? विड्थ के अलोंग, क्योंकि विड्थ जो है वो सडनली डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। जैसे कि हमारे पहले टी सेक्शन में 2 से 3 पर जब विड्थ आई, तो एकदम से कम हो गई। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए, फॉर सिमेट्रिकल सेक्शंस the shear stress at a neutral axis is always a maximum. सिमेट्रिकल सेक्शंस के लिए shear stress हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम रहेगा। और फाइनल, एक्सट्रीम फाइबर पर मतलब टॉप और बॉटम पर हमेशा जो shear stress है वो 0 रहेगा। ध्यान रखना इस चीज को। एक्सट्रीम फाइबर पर shear stress हमेशा 0 कंसीडर करा जाता है और ये वैल्यू भी कैलकुलेट करी जाती है। बट आज हमारा पर्पस वैल्यू कैलकुलेशन का नहीं है। हमारा प्योर सोल पर्पस है डायग्रामेटिकली अप्रोच सीखने का। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। अब इसके अलावा किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं वो ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था एक चीज, एक रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है वी ए वाई बार बाय आई बी। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो शियर स्ट्रेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ के। मतलब विड्थ अगर बढ़ेगी तो शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा, या शियर स्ट्रेस विड्थ अगर कम होगी तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। और डेप्थ के साथ पैराबोलिक और विड्थ के साथ हो सडनली इंक्रीज या डिक्रीज। तो सबसे पहला डायग्राम सीखते हैं, ध्यान से समझना इसे। 1 से 2 पर जब मैं आऊंगा, मेरा मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। जब मैं 1 से 2 की तरफ आता हूं, तो विड्थ में कोई भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, विड्थ तो हर जगह सेम है। ठीक है। तो जब विड्थ सेम है, तो डेप्थ के साथ जब मैं नीचे आ रहा होऊंगा, तो वेरिएशन कैसा होगा? पैराबोलिक। ठीक है सर। जब 2 से 3 पर गया, 2 से मैं 3 पर गया, तो विड्थ एकदम से कम हो गई। जब विड्थ कम हो गई, तो शियर स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब 3 से 4 पर आऊंगा, तो विड्थ हर जगह पर फिर सेम है, तो विड्थ की वजह से तो कोई चेंज आएगा नहीं। बट डेप्थ की तरफ मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, डेप्थ के साथ वेरिएशन पैराबोलिक। समझ में आया पार्ट ए वाला? अगला देखते हैं, एक एक करके एंड तक सब समझ जाओगे।
सेकंड केस जो है हमारा, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस है हमारा एल सेक्शन। अब 1 से जब 2 पर आऊंगा तो विड्थ हर जगह पर सेम है। तो मतलब अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो डेप्थ के साथ वेरिएशन पैराबोलिक होगा। ठीक है। जब 2 से 3 पर पहुंच गया, एकदम से विड्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई। विड्थ बढ़ गई तो शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। जो विड्थ के साथ हमारा डायग्राम बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, सडनली इंक्रीज या डिक्रीज। तो 3 पर पहुंचते ही विड्थ बढ़ गई तो शियर स्ट्रेस घट गया। अब 3 से 4 पर विड्थ हर जगह पर कांस्टेंट है। अगर विड्थ कांस्टेंट है तो ये वेरिएशन पैराबोलिक होगा। ठीक है। चलिए अगले पार्ट पर। अब अगला एक सिमेट्रिकल सेक्शन है। हमने 2 पॉइंट पढ़े थे कि सिमेट्रिकल सेक्शन में हर जगह विड्थ कांस्टेंट है। ठीक है। तो वेरिएशन कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। इसमें न्यूट्रल एक्सिस पर होगा मैक्सिमम और टॉप पर तो जीरो होता ही है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे। सर्कुलर भी एक तरह से सिमेट्रिकल सेक्शन ही है एक्स और वाई के अबाउट। इसके लिए भी वेरिएशन पैराबोलिक ही रहेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आई सेक्शन की। आई सेक्शन में जब मैं 1 से 2 पर जाऊंगा तो 1 से 2 पर मेरी विड्थ है कांस्टेंट, बट मेरी मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। तो 1 से 2 पर जाऊंगा तो वेरिएशन पैराबोलिक। ठीक है सर। अब 2 से 3 पर जब मैं आया, इसे 2 डैश लिखते हैं। 2 से 2 डैश पर आया तो विड्थ एकदम से कम हो गई भैया। अब विड्थ कम हो गई तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 डैश से अगर मैं 4 पर आऊं तो विड्थ हर जगह पर कांस्टेंट है, और अगर विड्थ कांस्टेंट है तो डेप्थ के साथ वेरिएशन पैराबोलिक। और फिर ये सिमेट्रिकल। अब तो समझ में आ गई होगी सारी चीजें कैसे बनेंगी। क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है इसलिए न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। अगले पार्ट पर चलते हैं। जब 1 से 2 पर आएंगे तो हर जगह पर विड्थ कांस्टेंट है। जब विड्थ कांस्टेंट हो ना तो डेप्थ के रिस्पेक्ट में चीजें देखा करो। ठीक है। तो ए से 1 से 2 पर वेरिएशन पैराबोलिक। 2 से 3 पर पहुंचते ही विड्थ एकदम से बढ़ गई। अब विड्थ बढ़ गई तो शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। कम कर दिया भैया। 3 से 4 पर विड्थ कांस्टेंट है तो डेप्थ के साथ वेरिएशन पैराबोलिक। 4 से 5 पर जैसे ही गया विड्थ एकदम से कम हो गई। अगर विड्थ कम हो गई तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। सही बात है सर। 5 से 6 पर विड्थ सेम है तो डेप्थ के साथ वेरिएशन पैराबोलिक। क्लियर है पार्टी वाला? अगले पार्ट पर चलते हैं। 1 से 2 पर जब देखा हमने तो विड्थ कांस्टेंट है तो वेरिएशन पैराबोलिक। 2 से 3 पर आते ही विड्थ एकदम से कम हो गई। विड्थ अगर कम हुई तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है सर। 3 से 4 पर जब आया तो 3 से 4 पूरे सेक्शन पर विड्थ कांस्टेंट है। जहां पर विड्थ कांस्टेंट हो वहां पर डेप्थ के साथ पैराबोलिक कर दो। 4 से 5 पर जैसे ही आया विड्थ एकदम से बढ़ गई। अगर विड्थ बढ़ गई तो शियर स्ट्रेस घट जाएगा क्योंकि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। विड्थ अगर बढ़ गई तो शियर स्ट्रेस घट गया और फाइनली पैराबोलिक। ठीक है। अगला पॉइंट। 1 से 2 पर जब आएंगे तो विड्थ कांस्टेंट है। ठीक है सर। अब 2 पर पहुंचते ही एक हॉलो सेक्शन मिल गया जिसकी वजह से विड्थ जो है वो कम हो गई और वो एक यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है, जैसे कि हमने सर्कुलर सेक्शन में बनाया था। तो इस पार्ट में डेप्थ के साथ पैराबोलिक और फाइनली 3 से 4 पर पैराबोला। तो ये कुछ इस टाइप का सेक्शन बनेगा।
ठीक है। अब 4 क्वेश्चन तो हमने डेफिनेशन वाइज देखे थे। इस पर किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो समझो। इस पर क्वेश्चन पूछेगा, आपको ना एक टी बना के दे देगा और टी सेक्शन के बेसिस पर 4 डायग्राम दे देगा। बोलेगा ये बताओ इन चारों डायग्राम्स में से टी का शियर स्ट्रेस डायग्राम कौन सा सही है। ठीक है। या आई सेक्शन दे देगा, प्लस का सेक्शन दे देगा, जेड का सेक्शन दे देगा और ये हॉलो सेक्शन दे देगा। ये वाला पार्ट आज तक नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, बाकी सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। एक ये चीज नहीं पूछी गई, जहां पे सडन चेंज इन विड्थ होता है वहां पर जो डायग्राम बनता है शियर स्ट्रेस, वो हमेशा हॉरिजॉन्टली इंक्रीज या डिक्रीज करता है सडनली। क्लियर है पार्ट ए वाला। चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है कंसेप्ट ऑफ शियर सेंटर। शियर सेंटर होता क्या है? ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर या उसके बाहर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर अगर मैं लोड लगा दूं कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। सो इट इज अ पॉइंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द स्ट्रक्चर at which if load is applied then there will be no twisting। no twisting का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग हो रही है। ऐसे पॉइंट को बोला जाता है शियर सेंटर, जो ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन वाइज पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अब दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन ही पूछेगा। आपको ये बोल देगा एक टी सेक्शन है और उस पर इस तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देगा। ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट प्लॉट कर देगा और ये बोल देगा कि कौन सा डायग्राम सही है शियर सेंटर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन की। टी सेक्शन एक सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में ही आएगा। अब बात करते हैं आई सेक्शन की। सिमेट्रिकल सेक्शंस के अंदर चाहे सेंटर हो या सेंट्रोइड हो या शियर सेंटर हो, वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। यहीं पर शियर सेंटर होगा, यहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है। तो सिमेट्रिकल सेक्शन में सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या शियर सेंटर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। बट अगर मैं अनसिमेट्रिकल कंडीशन में आ जाऊं, अनसिमेट्रिकल स्टेट मतलब या तो सेक्शन के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है एक्स और वाई, या कोई एक सिमेट्री है, ऐसी सिचुएशन में दो तरह के डायग्राम्स बनते हैं। पहला, जैसे कि ये टी सेक्शन है। अब टी सेक्शन पे मैंने फ्लेंज पर एक्सिस बना दी और वेब पर एक्सिस बना दी, तो इसके जंक्शन पर शियर सेंटर एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन अलग अलग तरह बना देगा। वो 10-12 पॉइंट बना देगा चार डायग्राम्स के अंदर और ये बोल देगा कौन सा डायग्राम सही है शियर सेंटर के लिए। सेम एज इट इज अगर मैं एल सेक्शन में देखूं, एल सेक्शन में भी अगर ऐसे एक्सिस काट दूं, तो एल सेक्शन के अंदर शियर सेंटर जंक्शन पर ही लाई करता है। ये रहा आपका शियर सेंटर। ठीक है। और चार फिगर दे देगा और तीन अलग अलग पॉइंट दे देगा, जैसे कि एक टॉप पर उसने बना दिया, एक बॉटम पर बना दिया। बोल देगा शियर सेंटर के लिए कौन सा डायग्राम सही है। ये तो सिंपल सिंपल सी चीज थी, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर ही लाई कर रहा था शियर सेंटर। बट जैसे कि एक चैनल सेक्शन होता है, अब चैनल सेक्शन की वर्टिकल एक्सिस यहां पर होती है। अगर मैं वेब में से पास करूं तो इसको, इसका सीजी जो होता है वो कहीं यहां पर होता है। इसका अगर शियर सेंटर में प्लॉट करूं तो इसका शियर सेंटर स्ट्रक्चर के बाहर लाई करता है। तो उसका ये डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस और सेंट्रोइडल से ई डिस्टेंस पे कंसीडर करा जाता है, जिसमें ई की वैल्यू होती है बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी बाय 4 आई
इस पर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या तो वैल्यू दे देगा और कैलकुलेट करवाएगा, या ई की वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेगा कौन सी सही है, या फिर डायग्राम दे देगा और उसमें 4-5 पॉइंट्स बना देगा। जैसे एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर बना देगा शेयर सेंटर, और 2-3 डायग्राम और बना देगा और ये बोल देगा कौन सा डायग्राम सही है शेयर सेंटर के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेमी सर्कुलर सेक्शन की। सेमी सर्कुलर सेक्शन की अगर बात करें, इसके सेंट्रॉइड से शेयर सेंटर बाहर ही लाई करता है। यहां पर होता है शेयर सेंटर और उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से ई डिस्टेंस की दूरी पर होता है, और ई होता है 4r/पाई, जिसकी वैल्यू 1.27r होती है। डायरेक्टली पूछी जाती है, सेम वही रिपीटेड, या तो वैल्यू या आर की वैल्यू दे देगा, ई वैल्यू पूछ लेगा, या डायग्राम दे देगा और 4-5 पॉइंट अलग अलग बना देगा। अगला केस है सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर ट्यूब, और इसे बोलते हैं स्लिट, स्लिट सर्कुलर ट्यूब ऐसा बोल देगा। ठीक है, स्लिट सर्कुलर ट्यूब, क्लियर पॉइंट ये वाला। इसके अंदर भी जो शेयर सेंटर होता है वो कितनी दूरी पर होता है, वो भी सर्कल से बाहर ही लाई करेगा, और वो यहाँ से ई डिस्टेंस की दूरी पर लाई करेगा, और ई आपको मैंने दे दिया। सीधी वैल्यूज पूछेगा, याद करने का पार्ट है। सेम एज इट इज जब बात करते हैं स्क्वायर स्लिट की, ये रही स्लिट, जब स्क्वायर स्लिट की बात करते हैं तो इस सेंटर से किसी ई डिस्टेंस की दूरी पर ईयर सेंटर लाई करता है, जिसमें ई की वैल्यू होगी b/2√2। ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछेगा, बी की वैल्यू दे देगा और शेयर सेंटर पूछ लेगा डायग्रामेटिकली कहां पर है। फाइनली रेक्टेंगुलर स्लिट। अब रेक्टेंगुलर स्लिट की बात करें तो इस एक्सिस के सेंट्रोइड से ई डिस्टेंस की दूरी पर शेयर सेंटर लाई करता है, और वो शेयर सेंटर का रिलेशनशिप आपको दे दिया। ये सारे के सारे शेयर सेंटर्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में। अब तक सिर्फ चैनल वाला पूछा गया है, बाकी सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे निकल कर के आए। पहला, फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन, और सिमेट्रिकल सेक्शंस शेयर सेंटर, शेयर सेंटर always lies inside the structure, inside the structure। ठीक है, दूसरा, फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शंस शेयर सेंटर may or may not lies inside the structure, inside the structure। लाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्लियर है। फाइनल पार्ट पर बढ़ते हैं। एक पार्ट है शेयर स्पैन। शेयर स्पैन होता क्या है, ये एक ऐसा स्पैन होता है जिस पर शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। A span is said to be shear span if it is subjected to constant shear force। उसके लिए हमने दो एग्जांपल लिए। सबसे पहला एग्जांपल लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है। इसका जब शेयर फोर्स डायग्राम बनाया तो पता चला ए से सी के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट है। इस पेन को हम बोलेंगे शेयर स्पैन। ठीक है, जबकि जब यूडीएल लग रहा है तो उसमें शेयर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। ये शेयर स्पैन नहीं है, समझ गए।
या तो डायग्रामेटिकली पूछेगा, शियर फोर्स डायग्राम बना देगा और ये बोल देगा कि इसमें से कौन सा शियर फोर्स का डायग्राम सही है या कौन सा शियर स्पैन है। अगला, शियर सेंटर में के अंदर से चारों पॉइंट्स पूछेगा, दोनों पॉइंट जो लिखवा रखे हैं, डायग्राम दे देगा और बोल देगा कौन सा शियर सेंटर सही है, कौन सा डायग्राम, या ई की वैल्यू दे देगा या फिर वैल्यू बी की दे देगा, आर की दे देगा और आपसे शियर सेंटर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछेगा मैथमेटिकली। ठीक है, शियर स्ट्रेस एंड बीम पर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछेगा और ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो पूछता है एग्जाम के अंदर। तो ये ऑलमोस्ट मिला के 20 से 25 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें से एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, पर चांसेस डायग्रामेटिकली पूछने की ज्यादा होती है। क्लियर है? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की एक क्लास कंप्लीट होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में आप सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकें। हमने बूस्टर सीरीज की एक वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।